हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पार्ट वन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में आज हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस के उपयोग एवं प्रश्नोत्तरी विधि से इस पाठ का सारांश समराइजेशन हम लोग करेंगे। आइए देखें लेंस की क्षमता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो लेंस है ये प्रकाशीय किरणों को या तो अभिसरित करता है या अपसरित करता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों के अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं और यह उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा पुनः समझिए। जैसे ये एक उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय किरणें जा रही हैं, इन किरणों को यह लेंस एक बिंदु पर यहां मिला रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्ज कर रहा है, अभिसरित कर रहा है। तो ये किसी लेंस की ये अभिसरण की क्षमता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे यह इतनी दूरी पर इन किरणों को अभिसरित कर रहा है, जबकि यह एक दूसरा लेंस है जो इन किरणों को उससे नजदीक ही अभिसरित कर रहा है। इसका मतलब कि इस लेंस की अपेक्षा यह लेंस प्रकाशीय किरणों को अधिक अपसरित करता है, तो इसकी क्षमता अधिक होगी। इसलिए यह जो लेंस की क्षमता है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है P = 1/f। आप देखेंगे कि यहां फोकस दूरी अधिक है, इसका मतलब कि यह लेंस किरणों को थोड़ी दूरी पर अभिसरित कर रहा है, जबकि इसकी फोकस दूरी कम है, तो यह लेंस इन किरणों को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। कब? जब उसकी फोकस दूरी को हम लोग मीटर में लेते हैं। यह उत्तल लेंस की क्षमता को हम लोग धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस की क्षमता को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। उत्तल लेंस चूंकि यह प्रकाशीय किरणों को कन्वर्ज कर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, जबकि अवतल लेंस हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अवतल लेंस किरणों को कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है, इसलिए उसे हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे लेंसों के उपयोग। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में अत्यंत छोटी चीजों को देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि उत्तल लेंस में वस्तु को जब P और F के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक और बड़ा उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। उत्तल लेंस के इसी गुण का उपयोग छोटे वस्तुओं को बड़ा कर देखने में किया जाता है, जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी हम लोग कहते हैं, जबकि बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, दूर दृष्टि दोष के निवारण में चश्मे के में इस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दूर दृष्टि दोष क्या है, ये ठीक इसके अगले पाठ में हम लोग देखेंगे। नेत्र जिसमें हमें ये पढ़ना है उसमें और स्पष्ट से आपको बताएंगे, समझाएंगे। अभी यहाँ उपयोग के रूप में हम इतना जान लें कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में, मतलब उसके समाधान में, उसके सॉल्यूशन में उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में किया जाता है, और इधर निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, फोटो कैमरा जैसे प्रकाशीय यंत्रों में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जबकि गैलीलियो की दूरदर्शी यानी दूरबीन जैसे प्रकाशीय यंत्रों में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस तरह हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के तीन उपयोग देखे। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी विधि से इस पाठ का सारांश करेंगे, देखेंगे कि आज तक हम लोगों ने क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। जैसा कि आपको बताए
कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इस पाठ को समराइज करेंगे। जैसे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को लिखें या परिभाषित करें। ये जो सीधा साधा प्रश्न रहता है, परिभाषा लिखें या नियमों को लिखें। जैसे पहला है परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम या उसी में स्नेल का नियम, अपवर्तनांक, आवर्धन एवं लेंस की क्षमता। परावर्तन हम लोगों ने देखा था कि जब प्रकाशीय किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती हैं, उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन, प्रकाशीय किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिसे हम लोग अपवर्तन कह रहे थे। परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसी तरह से अगर हमें परावर्तन का नियम याद है तो अपवर्तन का नियम भी याद हो जाएगा। वो दो नियम उसी तरह के हैं। यहाँ सिर्फ ये यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण था, यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, जिसमें हम लोगों ने कहा था प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए अचर होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते थे। इसी तरह से अपवर्तनांक, जो स्नेल का नियम है, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। उसी स्थिरांक को हम लोग एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। या जब एक माध्यम निर्वात हो, निर्वात से प्रकाशीय किरण किसी माध्यम में जा रही है, तो वैसे में निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। आवर्धन और लेंस की क्षमता है, जैसा कि आज आप लोगों को बतलाए। अब देखेंगे किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये किरण आरेख का एक प्रश्न निश्चित है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो किरण आरेख में हम लोगों ने अलग अलग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चारों में वस्तु की विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति को हमने देखा। लेकिन कुछ प्रश्न, जैसे पहला, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस या ध्रुव के बीच रखी हो, वस्तु की स्थिति को बता दिया गया है, तो उसे किरण आरेख के द्वारा हमें दिखलाना है। जो 6 अवतल दर्पण में 6 स्थितियां आपको जो बतलाए थे। दूसरा है अवतल दर्पण या उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वस्तु की विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिबिंब 6 के बनने की 6 स्थितियां बताए हैं, जिसमें एक स्थिति ऐसी है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है और उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके चलते ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में वस्तु को जब भी रखा जाता है तो उनका प्रतिबिंब एक ही स्थिति में P और या O और F के बीच बनता है। तो इस तरह से किरण आरेख पर एक प्रश्न। तीसरा, उपयोग। निम्नलिखित के दो उपयोग बताएं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग हमने आज आपको बतलाया, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हमने पहले पढ़ा है। जैसा अवतल दर्पण का उपयोग हमने बताया था, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में प्रकाश के समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसके बाद अंतर बताएं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताए थे कि वस्तु से आने वाली आपतित किरणें परावर्तित होकर अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि ये आभासी प्रतिबिंब के लिए आपको बताया था कि किसी वस्तु से
आपतित होने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वहां वास्तव में किरणें मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक, इस ढंग से हमने ये विभिन्न अंतर को भी देखा है। अब 5 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्यों? हमने बताया था कि उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को एक जगह कन्वर्ज करती है। ये जो अंग्रेजी शब्द है कन्वर्ज, इसी को हिंदी में अभिसारी कहते हैं। तो इसलिए चूंकि उत्तल लेंस आपतित किरणों को एक बिंदु पर मिलाती हैं, यानी अभिसरित करती हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को एक जगह मिलाती नहीं है, ये किरणों को फैलाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट्स में किया जाता है क्यों? अभी आपको बताया, क्योंकि अवतल दर्पण की मदद से हम प्रकाश का एक समानांतर किरणपुंज प्राप्त करते हैं, जिसके कारण मोटर गाड़ियों के हेडलाइट्स के द्वारा दूर तक की चीजें हमें स्पष्ट दिखलाई देती हैं। और दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र पर आधारित आंतरिक प्रश्न, जो इसके पहले हम लोग देखे थे। इस प्रकार आज हम लोगों का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो पाठ है ये समाप्त हुआ। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेत्र और हमारा रंग बिरंगा संसार। थैंक यू।